commemorating the selfless leader Netaji Subhash Chandra Bose on his 125th birth anniversary. The nation remembers Netaji as a brave soldier who devoted his entire life to this country. Henry Ford says, "Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success." Indeed. So we are here together. Let's begin. The event with a play from the very famous cultural team Agnipath from Actors Theatre at Rajasthan. अग्निपथ एक पूर्णावधि नाटक है जिसका प्रारंभ सुभाष के आईसीएस के उच्चतम प्रशासनिक पदवी ठुकराकर स्वाधीनता आंदोलन के कूदने के साथ हुई थी। महात्मा गांधी का आशीर्वाद और देश बंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन प्राप्त करने तथा मातृभूमि के लिए अपने सर्वस्व समर्पित करने के संकल्प के साथ सुभाष क्रांति के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। अंग्रेज सरकार और उसकी पुलिस के बार बार प्रहारों के साथ वे अनेक बार जेल की यातनाएं सहते हैं किंतु झुकते नहीं हैं। The play is written by Mr. Mahendra Jain and is directed by Dr. Chandradeep Hada. मैं इस पे कर दूं क्या पोस्ट पे? ये तो क्या कुछ नहीं, इस पे कर देता हूँ। डाउन 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 के लिए बोल रहे हैं। म्यूजिक
दुविधा में हूँ। इतने दिनों से आपको और दादा को बधाई देने तक नहीं आ पाया। बधाई? अरे हाँ, सुभाष भैया के आईसीएस बन जाने की, पर वो तो अब पुरानी हो गई। नहीं भाभी नहीं, हमारे लिए ये कम बड़ों की बात नहीं है। आईसीएस बनना कोई ऐसी खेल नहीं है। देश के हजारों युवकों का चरम स्वप्न है सोलजात नौकरी। वो तो ठीक है भैया, पर जिसके मन में अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने की ललक धड़क रही हो, वो कैसे उसी सरकार का गुलाम बन सकता है? इसका अर्थ है क्या आपको उन्होंने अपने मन की बात लिखी है? उनके लिखने की तो मत पूछो भैया। उनके विचार तो इतने मन को छूने वाले होते हैं कि बार बार पढ़ने का मन करता है। भैया, आपको भी तो मिले होंगे ना उनके पत्र? एक तो कल ही मिला है भाभी। भाभी उससे तो लगता है वो भारी असमंजस में है। आईसीएस उनके लिए दुविधा बन गई है। क्यों नहीं बनेगी? सुभाष स्वर्गजात नागरिक, सुभाष जन्मजात दार्शनिक, गीता का कर्मी योग उनकी प्रेरणा है, विवेकानंद का आत्मविश्वास उनके चिंतन का आधार है। सच है भाभी, सुभाष स्वयं कर्मयोगी है। इन महापुरुषों के अध्यात्म में भी अपनी आत्मा का उद्धार, वो भारत माता की मुक्ति का दर्शन खोजते हैं। अरे गांगुली पहुंचे, भाई किधर से हुए हुए हैं? की बात हो रही है। सुभाष की बात कहाँ नहीं होती बंधु, आज उसका अंतिम निर्णय भी मिल गया है। हो गया? लिखा है चिंतन के सभी रास्ते बनकर देश सेवा में कूद पड़ा हूं। आशा है परिणाम शुभ होंगे। और आईसीएस की नौकरी? उससे क्या पत्र दे दिया है। मैं अभी भी देशबंधु महोदय से गुजर आ रहा हूँ। लो तुम भी पढ़ लो। दादा, मैं जानता हूं मैंने आप सबका दिल तोड़ा है, बुजुर्गों की अवज्ञा की है, लेकिन इस संकट की घड़ी में मेरी प्रार्थना है ये सब मेरे प्यारे हिंद देश में समा जाए। पिताश्री का आशीष मिल गया है, मातुश्री ने निर्देश किया है, मैं आदरणीय गांधी जी के साथ देश सेवा और स्वाधीनता के संग्राम में सहज भाग ले सकता हूँ। पढ़ो भैया, आगे बढ़ो। सबों छोड़ने की होड़ लगी। सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, एम.आर. जेकर, सभी ने अपने वकालत की आकाश चूमती आमदनी और प्रतिष्ठा का सहज त्याग कर दिया। इस महान लेख में मेरा त्याग तो बहुत छोटा है। और अंत में अपनी आराध्या माँ की वंदना के स्वर भी अवश्य लिखेंगे। उनके बिना उनका पत्र पूरा कैसे हो सकता था? लिखते हैं, हे भारत माता, आराध्य माँ, विश्वास कर, सुभाष आ रहा है। उसको संसार का कोई भी प्रलोभन नहीं रोक सकता। हे मेरे प्यारे हिंद देश, मेरा दृढ़ विश्वास है दास्ता की जिंदगी से तो शीघ्र मुक्त होगा। घर घर में भी अनंत के अविरल धारा प्रवाहित होगी। वेद ऋचाएं गूंजेगी, सृष्टि मिटेगी, जीवताएं चलेगी। स्वाधीन आकाश के नीचे नए भारत का निर्माण होगा। सुभाष आ रहा है सुभाष। सुभाष जी दादा, प्रणाम। कहाँ से आ रहे हो? देशबंधु जी से मिलकर आ रहा हूँ दादा। उन्होंने कहा होगा देश के हालात ठीक नहीं। यही तो चिंता का विषय है दादा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बम्बई में गांधी से तुम्हारी भेंट कैसे रही? तो आपको ये भी पता है कि बम्बई में मैं उनसे मिल चुका हूँ दादा। मेरा जहाज 16 जुलाई को बम्बई पहुंचा और उसी दिन मणि भवन जाकर मैं भी बाकी लोगों के साथ महात्मा जी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसी मेरी बारी आई, मैं सीधा अंदर चला गया। क्या देखा वहाँ? एक दुबला पतला अग्नि का शरीर, कमर से घुटनों तक खादी की आदि होती, ऊपर का बदन उभारा। पहले दर्शन में ही मैं तो अभिभूत हो गया, लेकिन मैं शर्मिंदा था क्योंकि मैंने विदेशी कपड़े पहने हुए थे। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, आदरणीय मैं क्षमा चाहता हूँ, सीधा इंग्लैंड से आपके पास में आया। अब क्या कहा गांधी जी ने? एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, सहज होकर निसंकोच अपनी बात कहो प्रिय सुभाष। अब मेरा साहस कुछ बढ़ा तो मैंने कह दिया, आदरणीय मैंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ। सुंदर क्या बोले? वे कहने लगे,
बताओ मुझसे क्या चाहते हैं। तो मैंने कह दिया, आदरणीय, ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना, टैक्स नहीं देना, स्कूल कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, क्या ये सब देश को आजाद करवा पाएंगे? तुमने इतना सब कुछ कह दिया, फिर तो जरूर नाराज हो गए होंगे। नहीं दादा, इस पर भी वे नाराज नहीं हुए, बल्कि बोले कि नौजवान, असहयोग से सत्ता तो पाई जा सकती है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए हिंसा से बड़ी ताकत अहिंसा में होती है, और फिर हिंसा तो सिर्फ हिंसा को ही जन्म देती है। और आजादी के बाद हमें देश के नवनिर्माण की बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अति सुंदर। स्वाधीनता आंदोलन का पहला पाठ तुम्हारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। एक बात और दादा, अभी कुछ दिन पहले जब मैं जहाज पर था तो कभी गुरु रविंद्र से मेरी भेंट हो गई। उनका भी यही कहना था कि आंदोलन में तेजी आए बगैर आजादी का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। सुभाष, हम देख रहे हैं देश का वातावरण बहुत गर्म है, लोगों में भरपूर जोश भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश सरकार इतनी जल्दी रुक जाएगी। आपने ठीक कहा था, मेरा मन भी यही कहता है। जनता संपूर्ण स्वतंत्र भारत का सपना देख रही है, वो पहले ही कई बार टूट चुकी है। मुख्य बात एक ही है, हमें आजादी चाहिए, पूरी आजादी। जी दादा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें आजादी चाहिए, पूरी आजादी। लेकिन कांग्रेस, क्या मुझे कांग्रेस की सदस्यता लेनी चाहिए? हाँ, तुम्हें कांग्रेस का सदस्य ही बनना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस ही पूरे देश में चेतना जगाने का एकमात्र मंच है। दादा, आपके विचार सचमुच सटीक और व्यवहारिक है। लेकिन सुभाष, एक बात और, आदेश करें दादा। मैं सोचता हूँ महात्मा जी की छवि को कमाना भी हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ब्रिटिश सत्ता सचमुच उनसे घबराती है। आपने ठीक कहा दादा, मैं भी उस महापुरुष की शक्ति को पहचानता हूँ, उनका नेतृत्व हमारे लिए सर्वोपरि है। अब मुझे आज्ञा दीजिए दादा। जाओ, तुम विश्राम करो, बाकी बातें बाद में करें। जी दादा, प्रणाम। खुश रहो। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। अंग्रेजी सरकार का नाश हो, नाश हो, अंग्रेजी सरकार का नाश हो, नाश हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी दीदी कमला देवी चट्टोपाध्याय जिंदाबाद, हमारी दीदी कमला देवी चट्टोपाध्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे प्यारे स्वतंत्रता प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हमारे प्यारे लाडले सपूत सुभाष चंद्र बोस को, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने कई वर्षों तक जेलों में बंद करके हमसे दूर रखा है, इस बीच वे कई गंभीर बीमारियों से भी जूझते रहे हैं, लेकिन इनका इलाज कराना तो दूर, अंग्रेजी सरकार ने उन पर घोर यातनाएं दी है। बेहोशी की हालत में बेरहमी से भी पिटाए होंगे। शर्म करो शर्म करो अंग्रेजों, शर्म करो, शर्म करो शर्म करो अंग्रेजों, शर्म करो। अन्यायी सरकार का नाश हो नाश हो अन्यायी सरकार का नाश हो नाश हो हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस ने इस कलकत्ता भवन पर हमारी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे झंडे को फहरा ही दिया है। अब मैं नेताजी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी बात करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, दो शब्दों का महान मंत्र है वंदे मातरम। इसमें हमारी एकता की शक्ति है और आजादी का उल्लास छिपा है। मुझे गर्व है कि बर्मा की जिस मांडे जेल में हमारे देश के महान नेता लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कारावास हुआ था, वहाँ मुझे भी लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में मैंने महामानव देशबंधु चितरंजन दास से 6 महीनों तक देश की आजादी के लिए सब कुछ जवाब करने की शिक्षा ली। भाइयों बहनों, ये कुछ दिनों के कारावास हमारे मनोबल को नहीं हिला सकेंगे। मैं जो सपना देख रहा हूँ वो स्वाधीन भारत का सपना है, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे स्वाधीन गणतंत्र का निर्माण भी हम लोग ही करें और उसका नियंत्रण भी हमारे ही हाथों में हो।
ब्रिटिश सरकार अपनी मनमानी पर उतरकर आतंक फैला रही थी। देश के लाडले सपूत सुभाष ने मातृभूमि की मुक्ति के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की ठान ली थी, बिना ये चिंता किए कि अंग्रेज सरकार के कुचक्रों का जंजाल कितना कांटों भरा होगा। वो वीर अभिमन्यु की भांति निडर होकर आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। विरोध कैसा भी हो, भ्रम और आरोपों की भाषा कैसी भी हो, गंभीर, शांति और सहजता में निपटे सुभाष के उत्तर सदा संतुलित होंगे। जुलाई 1927 में उन्होंने घोषणा की थी, वंदे मातरम गान से हमारा स्वाधीनता अभियान प्रारंभ हुआ था। इसी कारण आज हम मां को इसी रूप में पुकार रहे हैं। दिसंबर 1928 के राजभाषा सम्मेलन में बोले, बंगाल को हिंदी विरोधी बताना भ्रामक है। हिंदी के लिए बंगालियों ने जितना काम किया है उतना हिंदी भाषियों ने भी शायद नहीं किया होगा। इसी प्रकार दिसंबर 1929 कांग्रेस अधिवेशन में आंशिक स्वराज के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी दर्जे से संतुष्ट नहीं होगी। अगस्त 1930 में सुभाष कलकत्ता महानगर के मेयर चुने गए। इससे पहले 26 जनवरी को उन्होंने स्वाधीनता दिवस के जुलूस का नेतृत्व भी किया। पुलिस की अंधाधुंध लाठियों से शरीर लहूलुहान हो गया, हाथ की 2 उंगलियां टूट गई, जेल में डाल दिए गए, वहां क्षय रोग से घिर गए, पर जेल में भी संघर्ष जारी रहा। जेल से छूटे तो शरीर भले ही कमजोर हो गया, आंखों के नीचे काली छाया पड़ गई, लेकिन अब की बार लोगों ने उन्हें क्रांतिकारी वेश में ही देखा। आनंद सागर में आज ज्वार आया है। सब जन पतवार थाम कर बैठे रहो। खेते चलो अंत तक, बोझ कितना भी हो दुख भरी नाव पार उतारो। लहरों पर तैर कर जाएंगे, प्राण जाए तो जाने दो। आनंद सागर में आज ज्वार आया है। गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप है और उसे चुपचाप सहना उससे भी बड़ा अपराध है। दुनिया युद्ध की त्रासदी झेल रही है। विश्व के बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं। काश इस अवसर का लाभ उठाकर अगर देश में असहयोग आंदोलन छेड़ा जाता तो ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता। ये कैसा उपहास है। महात्मा जी समझना क्यों नहीं चाहते। ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी है, वो सीधे सीधे सत्ता नहीं सौंपेगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होकर ही हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके संपूर्ण विश्वास करके दुविधा मुक्त रीति हमार श्रेष्ठ केवल कौन? मनिंद्र राय? हाँ सुभाष, मेरे साथ आता है मनिंद्र घोष भी। सुन सलाम। मैं उन्हें कवि गुरु रविंद्रनाथ के उस पत्र की पंक्तियां सुना रहा था जो उन्होंने आपको लिखी थी। बंगाली कवि हंसी, बांग्लादेश शहर है तो उनके देश टाइगर पदे वर्णी करी। पदे वर्णी करी। गुरुदेव ने तुम्हें बिल्कुल ठीक उपाधि दी है सुभाष। राष्ट्र नायक, देश नायक, जनता के प्रिय नेता। गुरुदेव का चिंतन सदा राष्ट्र हित से प्रेरित रहा है। कविगुरु महान, उनके हृदय में भारत माता के लिए असीम प्रेम है। और मैं ही क्यों, भारत माता के हर सपूत के लिए उनका दिल धड़कता है। हाँ दादा, सोदपुर कांग्रेस के बाद उन्होंने महात्मा जी को पत्र लिखा था। कांग्रेस में आधुनिक विचार वाले दो ही व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यही तो समस्या है। दोनों की दिशा एक है, पथ भी एक है, लेकिन विचार अलग है। और मतभेद तो इतने बढ़ गए हैं कि मतभेद होना बुरा नहीं है दादा, और फिर एक दूसरे को मिटाकर हम आजादी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अरे लेकिन गांधी जी तो तुम्हारे कामों को अराजकता बताते हैं। यहाँ तक कि हरिजन में लिखते हैं कि देश का सर्वनाश निकट है। उल्टे ये सही नहीं है कि कांग्रेस आपको किसी न किसी बहाने जेल के अंदर ही बंद देखना चाहती है। अपने विचारों का स्तर इतना नीचे मत गिराओ। कांग्रेस को भले ही सुभाष की जरूरत ना हो, लेकिन देश की अखंडता को, आजादी के सपने को, सांप्रदायिक सद्भाव को और ब्रिटिश सरकार के साथ तालमेल को गांधी जी की बहुत जरूरत है। एक बार सुभाष नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गांधी जी नहीं रहे तो आजादी पाकर भी भारत की जनता आजादी के सुख से वंचित रह जाएगी। आप सचमुच महान है सुभाष दादा, लेकिन
यहाँ आने के कुछ दिन पहले तो आप उनसे मिलकर आए थे, तो क्या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण से अगर सफलता मिलती है तो हमें बधाई देने वाले वो सबसे पहले भारतीय होंगे। तो क्या आक्रमण ठंडे बस्ते में? यहाँ बड़े बड़े आक्रमण संभव भी तो नहीं है दादा। जेल से तो आपको जल्दी छुटकारा मिल जाते हैं, क्योंकि आप केंद्र विधानमंडल के सदस्य चुन ले गए और मंडल के अध्यक्ष में भाग लेने तो आपको मुक्त करना ही पड़ेगा। मिस्टर सुभाष, किसको मुक्त करना मांगता है? मुक्त तो मेरे देश को अंग्रेजों के चंगुल से होना है जेलर साहब। फिलहाल तो मैं अपनी मुक्ति की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी मुक्ति कैसे पॉसिबल है मिस्टर बॉस? क्यों? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को अटेंड करने के लिए क्या आपकी सरकार मुझे यहाँ नहीं करेगी? तुम्हारा एप्लीकेशन ऊपर गया था, बट मिस्टर बॉस, ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में धूल डालना इतना आसान नहीं है। हमारी सरकार तुम्हारा चालाकी अच्छी तरह समझता है। यानी कि विधानमंडल के अधिवेशन के लिए मुझे नहीं जाने देंगे? बिल्कुल नहीं मिस्टर। तुम? जी मैं हेमंत घोष हूँ, आप ही की जेल का एक बंदी। जो भी हो, कान खोलकर सुन लो। मिस्टर सुभाष बहुत ही खतरनाक आदमी है। सरकार इसको कभी नहीं छोड़ेगा। लो, पढ़ लो। सरकार इस सुभाष की प्रार्थना स्वीकार करें। मिस्टर बॉस, आपके लिए एक खुशखबरी और है। अब मुझे कुछ और नहीं सुनना है मिस्टर जेलर, आप जा सकते हैं। लेकिन सुनना पड़ेगा, सरकारी हुक्म है, हम तुमको जरूर सुनाएगा। मैंने कहा ना। नाराज क्यों होता है ग्रेट मैन? मेरी सरकार ने तुम्हारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैंसिल बना दिया है और साथ में दफा 36 भी जोड़ दिया है, ताकि किसी न किसी बहाने तुमको जेल में ही बंद रखा जा सके। जब तक सरकार चाहे बरस बरस। अब तो खुश हो तुम, देखा मेरी सरकार कितना दयालु है। तुम लोग इधर कैसे आ गया? इधर मीटिंग नहीं चलेगा। जाओ अपना अपना बैरक में लौट जाओ, उल्टी करो। अरे साहब वो क्या, हम लोग इधर से जा रहे तो सुबह तक साथ सीट लेकर मशगूल हो गए। वो हम लोग जा ही रहे थे कि आप आ गए। हम बहुत सख्त आदमी है, डिसिप्लिन तोड़ने को बर्दाश्त नहीं करेगा। हवलदार, जरा चौकस, ये क्रांतिकारी बड़ा जालिम होता है, इनको इकट्ठा मत होने दो। दादा अब क्या होगा? सरकार तो निर्लज और प्रो गई है। चिंता मत करो बड़ी, सुभाष पर हमें पूरा विश्वास है। वो अवश्य ही कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेगा। कोई ना कोई उपाय तो खोजना ही होगा दादा। यहाँ सट कर मरने से तो अच्छा है कोई बड़ा काम। सुभाष, बड़ा काम? क्यों ना गांधी जी का टोटका आजमाए, जैसे कि अनशन। हाँ सुभाष, एक बार पहले भी तुम अनशन का असर देख चुके हो। हाँ दादा, शायद यहीं से कोई रास्ता दिखाई दे। अवश्य मिलेगा, वरना यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। और हाँ, वैसे भी यह आंदोलन समाप्त होने तक सरकार तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और हाँ, अंग्रेजी सरकार अनशन और सत्याग्रह से वैसे भी घबराती है। देश और विदेश में पहले खूब बदनाम हो चुकी है। दादा, मनीन्द्र काफी समझदार हो गया है, दूर की सोचता है। आखिर चेला किसका है? चलो मनीन्द्र, वरना फिरंगी गुलाम फिर से आ जाएगा। आज्ञा सुभाष का, सुर सलाम। सुर सलाम। आज़ादी बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। पिछली यूरोप यात्रा में विदेशी और प्रवासी भारतीय मित्रों से जो शक्ति और सहयोग मिला वो कब काम आएगा? द इंडियन स्ट्रगल किताब ने पश्चिम की दुनिया में भी तहलका मचा दिया था। संडे टाइम्स, डेली हेराल्ड जैसे अखबारों ने भी मेरे विचारों को सहज रूप से सराहा था। इसका अर्थ है सत्य मेरे साथ है, मेरा मार्ग सही है। मेरे देश का इतिहास का एक और रचना।
स्वामी जी, आपने सच ही कहा था। दुखों के सागर से ही पुरुषार्थ जन्म लेता है। सारे संघर्षों को झेल कर ही जीवन में विजय प्राप्त होती है। तो फिर मुझे डर कैसे? मन में निराशा क्यों? उठो सुभाष, आगे बढ़ो। लक्ष्य सामने है, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। आइए डॉक्टर पंचानन, स्वागत है आपका। नहीं वाह, बिना देखे ही जान लिया कि हम आए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्टर पोसाए। दरवाजे पर जो ही दस्तक होती है, हमारा ध्यान बंद हो ही जाता है। तब तो मैं आपके पास तो बंद करने का दोषी हुआ, मुझे बात चढ़ेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर। चिंतन मनन ही क्या, यहाँ तो रात की नींद हराम कर देने वाले निशाचर और भी बहुत हैं। आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे सुभाष बाबू। कहीं हमारी ब्रिटिश सरकार तो मेहरबान नहीं हो गई आपके ऊपर? वो कभी मेहरबान नहीं होने वाली। आपकी सरकार का वश चले तो वो मुझे अंडमान की काल कोठरी में भेज दे। आइए लीजिए इजाज़त और बताइए आपकी सरकार को कि मैं और कितने दिनों का मेहमान हूँ। ऐसा ना कहे सुभाष बाबू, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। लेकिन 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 क्या डॉक्टर? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, आपका शरीर पूरी तरह बिगड़ चुका है। इसको पूरा आराम चाहिए। मिलना जुलना भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन समाप्त, यही ना? लेकिन डॉक्टर, मेरा चिंतन मनन जिसे आप टेंशन कहते हैं, वही तो मेरे जीवन की शक्ति है। और मिलना जुलना एकमात्र वही तो मेरे जीने का सहारा है। आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। पिछले 10 सालों से आपका शरीर अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों और घातक बीमारी को सहन करता हुआ आज बिना खून मांस का ढांचा बनकर रह गया है। आप खुद भी लापरवाह हैं। आखिर क्या सोच रखा है आपने? सिर्फ एक ही सोच, किसी भी तरह इस जेल से मुक्त होना चाहता हूँ, मेरे देश की मुक्ति के लिए। वो असंभव है। आपके स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट मैंने सरकार को भेजी थी, उसे देखकर तो बड़े से बड़े अपराधी को भी जेल से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी होता है। लेकिन आपकी सरकार सोचती है कि अगर मुझे जेल से रिहा किया गया तो उसका तख्ता पलटते देर नहीं लगेगी, यही ना? देश के कोने कोने में आप कितने लोकप्रिय हैं, सरकार ये अच्छी तरह जानती है। वो कोई गलती नहीं करेगी। और अगर मैं जेल में ही मर गया? ये तो अंग्रेजी सरकार कभी नहीं चाहेगी। आपका जिंदा रहना और जेल में बंद रहना दोनों इसके लिए बहुत जरूरी है। वो आपको मरने भी नहीं देगी। तब तो मुझे जेल में ही प्राण त्यागने की तैयारी करनी चाहिए, ताकि इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिलने के साथ मेरे देश को नई ऊर्जा मिल सके। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। अब सिर्फ एक ही सोच है मिस्टर पंचानन, या तो मुझे इस जेल से बाहर निकालो, नहीं तो मैं जीवित रहने से इनकार करता हूँ। सत्याग्रह, अनशन, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं करना चाहते हैं आप? बस वही समझ लीजिए। मैंने आपकी सरकार को आगाह कर दिया है कि 29 नवंबर से अनशन शुरू कर रहा हूँ, और अगर जेल से मुक्ति नहीं मिली तो ये अनशन मेरे मरने तक चलेगा। लेकिन ये तो आत्मघाती रास्ता है। आत्मघाती नहीं डॉक्टर, एक जागृत आत्मा की आवाज। आज मुझे मरना ही चाहिए ताकि मेरा महान देश जीवित रह सके, स्वतंत्र बन सके। लेकिन बलपूर्वक आपका अनशन छुड़वाया गया तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। मैंने आपकी सरकार को आगाह कर दिया है कि वो मुझे शांति से प्राण त्यागने दे और मेरे अनशन में बाधा ना डाले। मैं सोचता हूँ आपका शरीर इस कठोर अनशन का बोझ ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ, ताकि मेरे देश की मुक्ति का दिन और पास आ जाए। आप सुभाष बाबू, आप मौत को गले लगाना चाहते हैं। मैं खुद आपको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, लेकिन आपको ये कैसे समझाऊं कि अंग्रेजी सरकार निर्दयी, जड़, जिद्दी और हिंसक हो उठी है। जैसे ही उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, वो चोट का सांप की तरह आपको डसना नहीं भूलेगी। डॉक्टर पंचानन, आप तो बोला था सुभाष 1-2 दिन का मेहमान है। वो एकदम सही है साहब। अब उसके शरीर में प्राण के अलावा कुछ भी तो नहीं है। हमारे वो दिन भर में थोड़ा सा नमक का पानी लेता है, फिर भी उसे कमजोरी महसूस नहीं होती। कहीं रात को तो नहीं खाता है ये चुपके चुपके? वो कैसे संभव है श्रीमान? कौन खिलाएगा उसे रात को? आप नहीं जानते जेल साहब, मन और आत्मा की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। उसके आगे शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी नहीं होता। वो कैसे होता है? थोड़ा मैं भी तो समझाओ। आप सुभाष को देख रहे हैं ना, 2-3 दिन के उपवास में उसका चेहरा कैसे दमकने लगा है और शरीर में भी फुर्ती आ गई है, मानो ईश्वर ने उसके बीमार शरीर में नई ताकत भर दी हो। वो हमने देखा, उधर देखो, सुभाष इधर ही आ रहा है। ओह, कैसी मस्त चाल है, साक्षात स्वामी विवेकानंद जैसी। क्या बोला? मैं देख रहा हूँ सर,
सुभाष ने अपने सभी प्रपंचों से मुंह मोड़ लिया है। शायद उसने आजादी की लड़ाई से भी मुंह मोड़ लिया है। अब उसको केवल अपने आत्मा के उद्धार की चिंता है। अरे सचमुच वो तो महात्मा बन गया है। देखो तो कितना सुपर लग रहा है। हमको मालूम है रात दिन पूजा पाठ में लगा रहता है ये। हमने अपनी सरकार को भी यही रिपोर्ट भेज दिया है। लेकिन ये अनशन, यही तो परेशानी है। सरकार सुभाष का फास जल्दी तोड़ना मांगता है। ओह मिस्टर बॉस, अब कैसा है तुम? हम बहुत खुश हुआ, तुम महात्मा बन गए। अब तुमको ये उपवास का झमेला खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारा जिंदगी बहुत ही प्रीशियस है मिस्टर सुभाष चंद्र। वो मैं जानता हूँ मिस्टर झलक। फिलहाल तो आप ये बताएं कि मेरे दूसरे पत्र का आपकी सरकार ने क्या जवाब भेजा है? जवाब ही जो नहीं भेजा, लेकिन तुम्हारा फास को सरकार सुसाइड मानता है, इसलिए इसको तोड़ दो। और अब तो तुम वैसे भी बहुत बड़ा महात्मा बन गया है। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया मिस्टर जेलर, लेकिन वो संभव नहीं हो सके। और सुनिए, नमक का पानी जो मैं लेता था वो भी कल से छोड़ रहा हूँ, शायद इससे आपकी सरकार को थोड़ी सद्बुद्धि आ सके। आपने देखा श्रीमान, सुभाष को अपने जीवन की रुक्ति पर भी चिंता नहीं है। शहीद होने की ठान ली है मन में शायद। तुम सच बोलता है। सुभाष ने सरकार को जो लेटर भेजा है उसमें क्या लिखा है? इनमें से एक लेटर सुभाष का राजनीतिक वसीयतनामा है। ये क्या होता है? सुभाष का पॉलिटिकल विल। इंटरेस्टिंग। सुनाओ। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस संसार की हर चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन विचार और आदर्श कभी नष्ट नहीं होते। कोई व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वही विचार हजारों लोगों में अवतार ले लेता है। तो फिर इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि कोई अपने ही सिद्धांत के खातिर जीता है और मर जाता है। ये तो कोई डेथ का फिलोसफी मालूम होता है, बट है बहुत ग्रेट। और भी तो लेटर है, वो भी तो पढ़ो। आमार मते यादी मूल्यवान कीचु ठाके तते आमार मते ते आमार देश की मानवता क्षतिग्रस्त है में ना। हम तो कुछ नहीं समझा। लिखा है, अगर मेरे अंदर कुछ मूल्यवान है तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे देश और मानवता को कोई हानि नहीं होगी। अगर ईश्वर ने चाहा तो उसे लोगों को नैतिक बल मिलेगा, क्योंकि किसी का जीवन लेने की अपेक्षा खुद की इच्छा से बलिदान करना सबसे बड़ा आत्मत्याग है। ये कैसा मुसीबत है? चलो डॉक्टर, सरकार को अब जल्दी से रिपोर्ट भेजना जरूरी हो गया है। रिपोर्ट? क्या लिखेंगे आप उसमें? सही बोलता है। यही कि सुभाष बहुत बड़ा सन्यासी बन गया है, इससे ब्रिटिश सरकार को कोई खतरा नहीं है। और यदि सुभाष को जल्दी नहीं छोड़ा गया ना डॉक्टर, वो जेल में मर सकता है। बिल्कुल सही सोचा है आपने सर। चलिए जल्दी कीजिए।
दीदी मुझे क्षमा कर दो। अंग्रेजी सरकार ने तो तुम्हें घर में ही नजरबंद किया था। तुमने तो अपने आप को दुनिया से ही दूर कर लिया है। तुम्हारे पास डॉक्टर आ सकते हैं, खुफिया पुलिस आ सकती है, लेकिन घर के लोग नहीं आ सकते। ये कैसी नजरबंदी है? अपने इस लाडले देवर से यूं नाराज ना हो भाभी माँ, यहाँ बैठिए। छिड़ाओ मत। मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे दादा से भी बात कर चुकी हूँ। उन्होंने भी माना है। सुभाष देश को इस हालत में छोड़कर पलायन कर ही नहीं सकता। आत्मलीन होना तो बहुत दूर की बात है। क्या सन्यास पलायन होता है दीदी? और नहीं तो पूरा देश युद्ध की आग में जल रहा है। अंग्रेज लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को दांव में लगा रखा है। स्वाधीनता आंदोलन सोया पड़ा है और तुम सन्यास की बातें करते हो। मैं इन सब बातों को जानकर भी नहीं जानना चाहता भाभी माँ। मेरा मन केवल माँ की आराधना में ही लगा है। कौन सी माँ? भारत माँ, काली माँ या अन्य और कोई माँ? भारत माँ ही तो काली माँ है बहू दीदी। भारत माँ के बगैर हमारे होने का अर्थ ही क्या है? तो क्या तुम ये नहीं जानते? पूरे देश की आंखें तुम पर लगी हैं। तुम्हारे अनुष्ठान की लंबी अवधि युवा शक्ति के मन में घोर निराशा के बीज बो रही है। बस भाभी माँ बस, भरोसा रखिए। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि सुभाष कभी भी पलायनवादी नहीं बन सकता। हमें अपनी मोह ममता को वश में रखना होगा। आप देख रही हैं घर के बाहर हजारों आके दिन रात ताकाजाकी कर रही हैं। अब आप जाएं, मेरी पूजा का समय हो रहा है। माँ काली तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। मैं आ गई। हम जानते हैं। आज की डाक तो दीजिए, मैं नहीं। पढ़ना शुरू करूं। अब कोई डाक ना कुछ लिखेंगे और ना ही कुछ सुनेंगे। लेकिन काकू, ये तो कोई बात नहीं हुई। समाचार पत्र भी रोज यही बात कर रहे हैं कि सुभाष काली माँ के परम भक्त बन गए हैं, किसी से मिलते तक नहीं। ये सब तो अखबारी खबरें हैं ना, देखते नहीं? घर के बाहर 50 गुप्तचर दिन रात ताकाजाकी कर रहे हैं। चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती। ऐसा तो नहीं है काकू। अब तो पुलिस भी ज्यादा टोका-टाकी नहीं करती। ये सब तो माँ की कृपा है ना, वही हमें राह दिखाएगी। लेकिन काकू, मेरे मन में रह रह के एक भय उत्पन्न हो रहा है। कैसा भय? फिरंगी सरकार का जाल सारी दुनिया में फैला हुआ है। कहीं वो आपकी योजना को। शायद तुम ठीक कहती हो। फिलहाल तुम्हें याद है श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? भय भी मृत्यु ही है। मनुष्य को किसी से भी नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से भी नहीं, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन होता ही है। तो फिर क्यों ना वो अपने इरादों की जिंदगी जिए। जाओ अंदर जाओ, कोई काम पड़ा होगा उधर। जी काकू। प्रणाम काकू। क्या खबर शिशिर? काकू, हमारे पड़ोस वाली रुपया पर आपके दर्शन को आना चाहती है। अरे तो बुलाओ उन्हें जल्दी। जी काकू। अंदर आइए कभी। आज शिशिर बंदे ने मुलाकात करवा ही दी आपकी और हमारी। आप काफी थकी लग रही हैं, यहाँ बैठिए। बहुत थक गए हैं मियाँ। आखिर सीधे पेशावर से तो चल कर आ रहे थे, पर आप भी बहुत कमाल के इंसान हैं। अरे इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता जो अपने मुल्क की खातिर मर मिटने का इरादा पाल देते हैं। पेशावर से आ रही हैं, लेकिन शिशिर तो कह रहा था आप हमारे पड़ोस में रहती हैं। ठीक ही तो है काकू, इनसे ज्यादा नजदीक और है कौन हमारे। आखिर जरूरत पड़े तो ये देश के लिए प्राण न्यौछावर कर सकती हैं। देश की आजादी इनका दीनो ईमान है। देखिए कितनी तकलीफ झेल कर खुफिया तरीके से मिलने पहुंची हैं आपसे। बहुत खुशी हुई है सब जानकर। बस आप हुक्म करें। क्या हुक्म मेरे आका, हम तो आपको यहाँ से निकाल कर अपने वतन की ओर ले जाने के लिए हाजिर हुई है। बस तैयार रहिए। आप क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझा नहीं। लो खा गए ना धोखा, अब भी नहीं पहचाना हमें। लेकिन आप मेरे आला हजूर बंदे को अकबर शाह पठान कहते हैं। मियां अकबर शाह पठान नौशेरा वाले पेशावर फोर्ट ब्लॉक के नेता हैं। सुरसलाम सुभाष भाईजान। सुरसलाम। ओह भाईजान, आप मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन शिशिर तो कह रहा था कि आपकी लंबी दाढ़ी मूछें हैं और अंग्रेज गुप्तचरों से बचकर यहाँ पहुंचना संभव ही नहीं है। अरे वो तो हमने जब देखा कितना सख्त पहरा है तो एक बार के लिए चकरा गए थे, लेकिन इस शिशिर बंदे के आला दिमाग ने
आखिर तरकीब निकाल ही ली। काकू, जो ही मैंने अकबर चाचा से कहा कि दाढ़ी मुझे परेशानी पैदा कर सकती है, तो एक पल भी नहीं सोचा और बोले अपने देश की खातिर हम तो सर भी कटा सकते हैं, तो फिर दाढ़ी मुझे क्या है। वो चेहरा सफाचट करवा लिया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? वतन की खातिर कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं होती भाईजान। हिंदुस्तान का मेरा वतन नहीं है। वाह पठान साहब वाह, आप जैसे सपूतों को पाकर भारत माँ धन्य धन्य हुई। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे एक और सगा भाई मिल गया हो मुझे। हम 1 और 1 11 हो गए। 1 और 1 11 नहीं भाईजान, 111 कहिए, क्योंकि बंदा बकतराम बयान पहुंचा है। हाँ सुशील बता रहा था। आला हजूर, आपको चंगा देखकर मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। आपकी बीमारी की बात सुन सुन कर हम तो हिम्मत ही हार बैठे थे। सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की आजादी अब सपना ही हो जाएगी। सारे मंसूबों पर पानी फटता नजर आ रहा था, लेकिन शुक्र है परवरदिगार का। ये सब उस परवरदिगार का ही चमत्कार है भाईजान, वरना इस सरकार ने तो मुझे अधमरा करने के बाद ही जेल से रिहा किया था, वो भी घर में नजरबंद रहने के लिए। खुदा ने एक दिन इंसानों की जरूर मदद करता है, हम उसके एहसानमंद हैं। वही आगे भी हमारी जरूर मदद करेगा। काकू, काका भगतराम कह रहे थे आपके मुकदमे की तारीख से पहले सीमा पार कर लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी संकट पैदा हो सकता है। यानी 27 जनवरी से पहले पहले। शिशिर भाई ठीक बोलता है। और काकू, सीआईडी की फाइल भी मैंने अच्छे तरीके से देख ली और वापस भी लौटा दी। आपके बारे में जो जो सूचनाएं मिली वो मैंने याद कर ली है। एक अनूठी योजना तैयार की है। क्या योजना है? हम यहाँ से किसी एक रात को कार से निकलेंगे, आप पेशावर जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे, फिर चाचा अकबर और भगतराम आपको पेशावर स्टेशन पर मिलेंगे, वही आपको काबुल के रास्ते मॉस्को पहुंचाएंगे, फिर आप जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचाइएगा। बस। और यहाँ से निकलने की योजना? वो भी तैयार है। आपकी दाढ़ी मुझसे तो बढ़ी चुकी है काकू, अब 2-4 दिनों में पठानी रहन सहन, पश्तो जबान का लहजा, अंदाज तेवर सीख लीजिए। थोड़ी पश्तो बोलने और समझने का अभ्यास अति आवश्यक है। पर ये सब कौन सिखाएगा मुझे? इला सिखाएगी और कौन, हमने उसको सब कुछ समझा दिया है। आपको ट्रेवलिंग एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन बनना होगा। लेकिन पठानी और काबुली रहन सहन के बारे में इला क्या जानती है? वो सब जानती है। रविंद्र ठाकुर के काबुली वाला नाटक में वो अनेक बार पठान का रोल कर चुकी है। मैं खुद दंग रह गया जब उसने पठानी अंदाज में ओए लाले दी जान बोला, बस सुनकर आनंद आ गया। बड़ा मजा आया, हमने भी सुना। वो सच में पठानी बंदे जैसा बोलती है। वो काबुल का रस्म-ए-रिवाज से बहुत खूब जानती है। कमाल, इला इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। यही नहीं भाईजान, बीटीए ने तो शेरवानी पे जामा भी सिलना शुरू कर दिया है। तो खालाजान कल फिर आइएगा। आप जा रही हैं खाला भी? तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। इतनी देर अपने पास बिठाया, इज्जत बख्शी, अल्लाह के रहमत से आपके मन की मुराद पूरी हो, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा नेताओं की ठंडी राजनीति के कारण लोगों के मन में निराशा है। लगभग 1 महीने तक मैंने कई राज्यों में घूमकर ये महसूस किया कि अब तो लोग खुलकर जाति, राज्य और समाज के नाम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इनसे देश के अच्छे भविष्य की उम्मीद करना ही बेकार है। वही तो, पहले मुझे 3 सालों के लिए पार्टी से निकाला, फिर आपको भी 1 साल के लिए निकाल दिया। ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक के बढ़ते कदमों का ही असर है दादा। मुझे तो लगता है कि हमारे नेता स्वाधीनता आंदोलन को भुलाकर किसी भी तरह सत्ता पा लेना चाहते हैं। यही तो समस्या है। इस कठिन समय में भी हमें लोग एक साथ काम नहीं कर सकते तो आजादी के बाद देश को क्या संभालेंगे? मुझे तो डर है बाद में खुशहाली के बजाय देश को कहीं लेकिन बर्बादी का सामना न करना पड़ जाए। लेकिन महात्मा जी तो दूरदर्शी है, लोग तो उनकी बात भी मानते हैं। ये केवल वहम है। सब उनके चरणों को छूते हैं लेकिन करते सब अपने मन की ही है। और खासकर हम लोगों से तो नाराजगी साफ दिखाई देती है। पर दादा मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो अभी भी महात्मा जी को अपना आदर्श मानता हूँ। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उनके बगैर आजादी का सपना अधूरा ही रहेगा। सुभाष, तुमसे ये सब सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। महात्मा जी का एक पत्र देखो दादा, प्रेसिडेंसी जेल से मुक्त होने के बाद मुझे मिला है।
देखूं तो प्रिय सुभाष, तुम स्वस्थ रहो या अस्वस्थ, लेकिन तुम हो अपराजित। मैं तुम्हारी लोकप्रियता अच्छी तरह जानता हूं। मेरे तुम्हारे बीच कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। आगे लिखा है, जब तक हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते तब तक हमें अलग अलग दिशाओं में ही चलना होगा, ये जानते हुए भी कि हमारी मंजिल एक ही है। देखा दादा, कितना अद्भुत आकर्षण है महात्मा जी के शब्दों में। इसका अर्थ है उनका तानाशाही रूप से सैद्धांतिक है। भावनात्मक दृष्टि से वो हमारी क्रांति पथ के समर्थक नहीं होते हुए भी वो हमें एक शुभचिंतक की तरह मन से चाहते हैं। दादा, इसीलिए मैंने तय किया है देश की आज़ादी के लिए देश की सीमाओं के बाहर जाकर काम करूं, क्योंकि यहाँ कई लोग कदम कदम पर रुकावटें उत्पन्न करेंगे और मुझे पक्का यकीन है अंग्रेजों के दुश्मन देश भारत की मदद करने जरूर आगे आएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? पूरी योजना बन चुकी है बाबा, बस आप ही का इंतजार था। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उसकी आंखों में धूल झोंक कर सीमा पार करना क्या संभव हो पाएगा? उसकी योजना भी बन चुकी है दादा। एक रात मुझे पठानी बीमा एजेंट के रूप में कार से रवाना होना है। बाद में डॉक्टर अशोक भैया का रात का विश्राम होगा, फिर काकू दमोह स्टेशन के कालका में पकड़ेंगे। कार में खुद चलाऊंगा, काकू के रथ का सारथी बनकर उनको उनकी मंजिल तक छोड़कर आऊंगा, जिससे गौतम बुद्ध को उनके रथ का सारथी वन में छोड़कर आएगा। लेकिन क्या बोलो रुके हुए? बाबा, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं विश्व क्रांति के महासंग्राम में पूरे समय कृष्ण की तरह काकू के साथ हूँ। आप कहीं ना काकू से मुझे अपने साथ ले। मेरे शिशिर, देश को आज़ाद कराने की जो तड़प तुम्हारे मन में है वो हमसे छिपी नहीं है। मेरे प्रति भी तुम्हारी आस्था बहुत गहरी है, लेकिन तुम जानते हो यहाँ दादा को, भाभी माँ को और उससे ज्यादा छोटी बहन इला को तुम्हारी जरूरत है। सुभाष की बात को गहराई से समझो शिशिर। अकेले सुभाष का ही सीमा पार करना मुश्किल लग रहा है। दादा ठीक कहते हैं शिशिर, तुम दादा को सारी योजना समझाओ, चलने की तैयारी करो। जी काकू। दादा, आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं धन्य हुआ। मैं जल्दी ही माँ की आराधना के लिए एकांतवास में जाऊंगा और फिर पूर्ण अज्ञातवास, केवल माँ की आराधना। आज मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा हूँ। मैंने जब भी कुछ मांगा है दिल खोल कर दिया है तुमने। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए माँ, बस मेरे संकल्प को पूरा कर दो। मेरे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा दो माँ। ये हमारे पुण्य कर्मों का फल भी आपको दे। वो भी अवश्य होगा भाभी माँ। शिशिर आज रात को 9 बजे कार लेकर आ रहा हूँ। मनिंदर बीमा एजेंट के वेश में उसी कार से घर में आएंगे। तुम्हें आधी रात को उसी कार से उसी वेश में घर से निकलना है। तथास्तु, ऐसा ही होगा। माँ काली तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। सरकार के इंटेलिजेंस ऑफिसर। अभी हमने जेंटलमैन को अंदर आते हुए देखा है, लखनवी इमाम के लिबास में, चश्मा लगाए, दाढ़ी वाला। कौन है? यहाँ तो कोई आए हैं लखनऊ से चाचा जी आप दिन बीमार करते हैं। शायद जो बाबा के पास होंगे, मैं देखता हूँ। आज भी चाचा जी ने कुछ नहीं खाया है। 2 दिन हो गए, काम कुछ नहीं खाते। देखो इलाज कोई कागज पत्री अवश्य हो।
मिस्टर एमजेड बाबा के पुराने दोस्त हैं। बाबा से वर्षों बाद मिले हैं, खाना वाना खाने जाएंगे। अरे सभी गंभीर और शांत है। मिस्टर धर आप भी? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। मिस्टर सुभाष बहुत बड़े तपस्वी हैं, माँ काली के सच्चे भक्त हैं। हमने बहुत बड़े बड़े तपस्वी महात्मा देखे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसे सांसारिक मोह न हो। मिस्टर सुभाष सचमुच महान है। काकू सचमुच एक अलौकिक आत्मा है। उनका ईश्वर में गहरी आस्था है। मिस्टर धर आप भी ईश्वर को मानते होंगे? हाँ, मानते हैं, पर यहाँ तो हम कुछ चमत्कार देख रहे हैं। चाचा सुभाष ने आपको आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद मिस्टर सुशील। सॉरी, हमने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं मोहम्मद जियाउद्दीन एमजेड मिस्टर धर। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा, अब हम जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। काकू वेस्ट में देखकर आती हूँ। माँ आभार प्यारा समझ। तो देखो शिशिर, कैसा लगता हूँ मैं? अरे वाह, पूरे पठानी काकू बन गए हो। काले रंग की शेरवानी, ढीला पजामा, सिर पर फेस टोपी, लंबी घनी दाढ़ी मूछे और पैरों में पमशू। वाह काकू, अंग्रेजी हुकूमत तो क्या, हम सारे घर वाले मिलकर भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। अरे इनकी जिंदा दिली और हौसले को तो मेरा सलाम है। ओए लाले, क्या बोलती? इला बिटिया कमाल का बंदा है। ये सब तुम्हारा ही कमाल है मेरे बच्चों। चलो देरी मत करो, वहीं ये पठानी वेश उतारो और अंदर पूजा घर में जाकर बैठ जाओ। काकू, आपकी जापानी मांडर गाड़ी बाहर खड़ी है। आपको मेन गेट से बाहर आकर गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठना है। गाड़ी में चलाऊंगा। आपका सारा सामान रख लिया गया है केवल गीता को छोड़कर। वो किस लिए? पठान गीता जो नहीं पढ़ते मिस्टर एमजेड। ओह, समझा, तुम काफी समझदार हो। अच्छा, और कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जासूसों को तो नामांतर भी शक नहीं है। उनके लिए तो आप ध्यान में नहीं हो चुके और बाबा के दोस्त मिस्टर एमजेड बाहर जा रहे हैं। कितनी देर में चल रहा होगा? ठीक है, 1 बजे यानी 10 मिनट बाद हैरिसन रोड से एलगाउन रोड, फिर ग्रांड ट्रक रोड पर हमारी गाड़ी दौड़ रही होगी। माँ आपकी यात्रा को सफल बनाए। आप सबकी शुभकामनाएं लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मनिंद्र को ठीक 10 दिन बाद रिहा कर देना और मेरे गायब होने की घोषणा कर देना। तब तक मैं देश की सीमाओं से बाहर निकल जा चुका हूँ। वो सब हमें याद है काकू। आपकी साधना कक्ष से रोजाना खाली खाली का लौटना, माँ को सबका प्रसाद बांटना, ये कार्यक्रम सब इसी प्रकार चलते रहेंगे। हम ये तपस्या करते रहेंगे कि आप घोर तपस्या में हैं और एकांतवास में हैं। 1 बज रहा है। सुशील, अब मैं दोबारा ठाकुर नहीं। साहब आशीर्वाद है। अब स्वतंत्र भारत की धरती पर ही मिलना होगा। सुभाष निकल पड़े संघर्ष के अगले पड़ाव के लिए। कलकत्ता से पेशावर और काबुल की गुप्त यात्रा में हर कदम पर कष्टदायी कांटे बिछे थे। थोड़ी सी भी चूक अनर्थकारी हो सकती थी, लेकिन कलकत्ता छोड़ने से पहले भी कष्टों की गंगा में बहुत जल बह चुका था। 1934 में जब सुभाष स्विट्जरलैंड से इलाज करवाकर लौटे तो नजरबंद कर लिए गए। फिर उन्हें यूरोप जाना पड़ा। रोम में भारतीय छात्रों से मिले, आयरलैंड में अनेक नेताओं से मिले, मुसोलिनी से भी भेंट हुई। सुश्री एमिली शेंकल के सहयोग से इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। अप्रैल 1936 में जब भारत आ रहे थे तो जहाज पर ही उन्हें बंदी बनाकर यरवदा जेल में डाल दिया गया। देश भर में रोष फैल गया। सारे देश में सुभाष दिवस मनाकर उनकी रिहाई की मांग की गई। जनवरी 1938 हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उस समय उन्हें 106 डिग्री बुखार था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए कि वो 6 माह के अंदर भारत को स्वतंत्र कर दे। मतभेद बढ़ने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अलग दल बना लिया। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ देश के एक वीर नेता के रूप में सुभाष की पहचान बनी। अक्टूबर 1939 में लखनऊ की विराट सभा में उन्होंने सिंह गर्जना की।
आजादी मांगी नहीं जाती, ली जाती है और हम उसे प्राप्त करके ही दम लेंगे। 22 जून 1940 में बंबई जाकर उन्होंने वीर सावरकर से भेंट की। इससे पहले यूरोप में युद्ध छिड़ चुका था। सुभाष ने युद्ध का विरोध किया, उन्हें फिर नजरबंद कर दिया गया और अगले ही महीने कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया गया। दिसंबर 1940 में बीमार अवस्था में उन्हें छोड़ा गया। स्वतंत्र भारत केंद्र में उपस्थित मेरे कई साथी यहाँ मौजूद हैं जो आप लोगों का स्वागत करेंगे। श्री एन.सी. नामबिया जो नामी पत्रकार हैं और दूसरे साथी हैं अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी महात्मा गांधी के अनन्य भक्त श्री एन.जी. गणपति। हमारे अलावा श्री एम.आर. व्यास, हबीबुर रहमान और अनेक साथी इस सभा में मौजूद हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज सभी यहाँ ओरलैंडो मकसूदा के निमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। हमने उन्हीं की ओर से आपका स्वागत किया है। अब मैं ओरलैंडो मकसूदा से निवेदन करूंगा कि वे सभापति के रूप में हमारा अभिवादन स्वीकार करें। भाइयों, हमारे सभापति से आप और हम खूब परिचित हैं। आज तक इनका नाम ओरलैंडो मकसूदा था, लेकिन अब वो नहीं रहा, क्योंकि ये हमारे भारत माता के सपूत जन जन के हृदय सम्राट श्री सुभाष चंद्र बोस हैं, जो 9 महीने पहले कलकत्ता से गायब हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अब राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! साथियों, आज मैं भारत माता की गोद से हजारों मील दूर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आपके बीच खड़ा हूँ। मुझे गर्व है कि आज भारत माता को साक्षी मानकर आप सबके सामने स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना हो रही है। इस अवसर पर मैं अपनी प्रतिज्ञा फिर से दोहराता हूँ, जब तक भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! वंदे मातरम! वंदे मातरम!
प्राणप्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुना। हम भाग्यशाली हैं कि हमें भारत माता के इस महान सपूत के पास राष्ट्र सेवा की दीक्षा लेने का अवसर मिला है। सुभाष हमारे नेता है, हम उनके प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं। और आज से हम अपने नेता को सम्मान पूर्वक नेताजी कहकर ही पुकारेंगे। हमें स्वीकार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों, कुछ देर पहले हमने एक मंत्र सुना था, जय हिंद। यह आप सबको कैसा लगा? अत्यंत सशक्त, भारत की एकता का बीज मंत्र सुनते ही मन और दिमाग जैसे नई चेतना का जागरण हुआ। मुझे विश्वास है जय हिंद का मन हर भारतवासी को एक चेतना से बढ़ा, जनता में नए प्राणों का संचार करें। ये हमारी विजय का हमारा संदेश। जय हिंद के दो शब्दों में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की अथक साधना का रहस्य छिपा है। अब हम सबको, प्रत्येक भारतवासी को उठते बैठते, सोते जागते, आपस में मिलने पर अभिवादन के रूप में जय हिंद का पवित्र उद्घोष दोहराते रहना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। हमें राष्ट्रीय नेता मिला, राष्ट्रीय गान मिला, राष्ट्रीय ध्वज मिला, राष्ट्रीय संबोधन जय हिंद मिली, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं मिली। भारत अनेक भाषाओं का विशाल राष्ट्र है, लेकिन हिंदी भाषा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको आपस में जोड़ती है। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी भाषा प्रतिष्ठित होगी। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। भाइयों, आज हमारा मन खुशी से भरा हुआ है। ऐसा लगता है मानो भारत के राजनीतिक उद्धार के लिए एक निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें नेताजी जैसे महान सेनापति मिले हैं, उनका कुशल नेतृत्व मिला है। नेताजी ने हमें 5 अनमोल वरदान दिए हैं। जय हिंद का सशक्त, पावन और लोकप्रिय अभिवादन, तिरंगा झंडा जिसके बीच छलांग लगाना और शेर अधिचिन्ह के रूप में अंकित है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रखरता का प्रतीक है। तीसरा वरदान है राष्ट्रगान, जो भारत माता की वंदना ही नहीं, हमारी एक सूत्रता का अमृत गान है। चौथा है स्वाधीनता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय गान का पवित्र संबोधन, और 5वां वरदान है राष्ट्रभाषा हिंदी। साथियों, स्वतंत्र भारत केंद्र को चलाने की जिम्मेदारी जिन कुशल और निष्ठावान लोगों ने ली है, वे आपके सामने है। हम आदरणीय हर हिटलर और उनके सूचना विभाग के निदेशक डॉक्टर एडम वॉलकॉट और उनके सहयोगी मिस्टर अलेक्जेंडर बर्ट के भी आभारी हैं, जिनके सौजन्य से जर्मनी के सूचना विभाग में भारत विभाग खोल दिया गया है। हमारे इस विभाग को जर्मन सरकार ने विदेशी भारतीय दूतावास का दर्जा दिया है, और उसके सभी सदस्यों को राजनीतिक कूटनीतिकों की सभी सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया है। अब आप सब मेरे साथ हमारा प्यारा नारा 3 बार दोहराएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। घोषणा पत्र कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। इसमें स्वाधीनता संग्राम की भावी दिशा का संकेत और इस महापुरुष की जीवन साधना का निचोड़ भी। देखिए मिस्टर, लोगों का जोश देखते ही उमड़ पड़ा है। अंतरिम आजाद हिंद सरकार का घोषणा खत्म करके लोग उमड़ पड़े। हमने चुने हुए लोगों को ही बुलाया था और तो अभी से बढ़ गया, और लोगों की भीड़ आती ही जा रही है। लोगों का जोश तो उस दिन भी दिखाई दे रहा था जब 4 जुलाई को सेवा के सम्मान हवाई अड्डे पर जापानी विमान का दरवाजा खुलते ही नेताजी प्रकट हुए। देखिए लोगों की भीड़ कैसे उमड़ पड़ी। आइए डॉक्टर
सचमुच भारत की स्वाधीनता का सपना सच हो रहा है। लोगों का कहना है कि पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीयों ने जिस जोश और उल्लास के साथ नेताजी के आदेश का पालन किया, भारत इतिहास में सन 1857 के बाद ना तो कभी ऐसा देखा गया और ना ही कभी सुना गया। डॉक्टर लक्ष्मी, कितनी देरी है कार्यक्रम प्रारंभ होने में? महोदय, मैं वही तो बताने आई हूँ कि 10:30 बज गए हैं। नेताजी और माननीय राज बिहारी बोस जल्दी ही यहाँ पहुँच रहे हैं और आपको सभा का संचालन करना है। आमिर भाई, आप जल्दी करो। डॉक्टर लक्ष्मी, आप तो महिलाओं का मोर्चा संभालें। जी। भाइयों, बहनों, नौजवानों और हमारे देश के प्यारे मित्रों और पड़ोसी देश के राज्य मित्रों और पड़ोसी देश के मित्रों, अभी कुछ ही देर में भारत माता के हमारे लाडले सपूत राज बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं। अब गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भाइयों और बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने आज तक आजाद हिंद सरकार का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। इसलिए मैं नेताजी से विनती करता हूँ कि अपने अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करें। साथियों, आपने मुझ पर भरोसा कर मुझे एक भारी जिम्मेदारी दी है। मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि भारत के 38 करोड़ देशवासियों को आजाद कराने के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखूंगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों, नेताजी द्वारा आज आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया गया है। अब वे अपने मंत्रियों को पद एवं निष्ठा की शपथ ग्रहण करवाएंगे। मंत्रीगण कृपया आगे आए और शपथ ग्रहण करें। हम ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि भारत देश आजाद हिंद सरकार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति निष्ठापूर्वक त्याग की भावना से अपने जीवन की आखिरी सांस तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे। कैप्टन लक्ष्मी, आपके महिला वर्ग से हमें क्या सहयोग मिलेगा? नेताजी, हम वे सभी काम कर सकती हैं जो हमारे भाई लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रेड क्रॉस टीम के साथ साथ हमारी बहनों को भी सेना में शामिल कर लिया जाए। आजादी के लिए हम सब भी अपनी आहुति देने को तैयार हैं। आप ठीक कहती हैं कैप्टन लक्ष्मी। हमारी मातृशक्ति ने कभी भी किसी भी काम में कोई कमजोरी नहीं दिखाई है। मैं भी चाहता हूँ कि देश का कोई भी समुदाय आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाने से वंचित न रह जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेताजी, हमारे बहनें देश पर मरने को तैयार हैं। बस आपके आदेश का इंतजार है। तो समझो, महिला रेजिमेंट की स्थापना हो गई। मैं घोषणा करता हूँ कि महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट होगा। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। वीरांगना झांसी की रानी अमर रहे, अमर रहे। वीरांगना झांसी की रानी अमर रहे, अमर रहे। जो भी बहनें रेजिमेंट में भर्ती होना चाहती हैं, वो इस कागज पर अपना नाम लिख दें। ठहरो बहनों, ये केवल औपचारिक स्वीकृति का पत्र ही नहीं, बल्कि बलिदान का शपथ पत्र है, जिस पर हस्ताक्षर स्याही से नहीं, खून से होते हैं। सबसे पहले मैं अपने हस्ताक्षर करूं। कैप्टन लक्ष्मी प्रभु चलो लीजिए। लीजिए नेताजी, रानी झांसी रेजिमेंट की सूची प्रस्तुत है। बहनों, आपके खून से हस्ताक्षर किए गए इस पवित्र कागज को मैं अपने माथे से लगाता हूँ और गर्व के साथ ऐलान करता हूँ कि महान भारत की रणचंडियां दुश्मन को ललकार रही है। उनका खून इस बात का गवाह है कि दुश्मन जल्दी ही पराजित होगा और हमारा देश आजाद होकर ही रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। वंदे मातरम।
was dropped on Hiroshima, Japan by the Enola Gay bomber at 8:15 a.m. local time. The bomb exploded above the city and caused the destruction of roughly 5 square miles of land. Not only that, but 70,000 people were injured and 70 to 80,000 more were instantly killed. Japan remained steadfast in their refusal to bow to pressure. 3 days after the Hiroshima bombing, the country was still attempting relief efforts when the boxcar bomber dropped the Fat Man bomb on Nagasaki at 11:01 a.m. on August 9th. The bomb missed its intended target, but the explosion above Nagasaki killed between 40 and 75,000 people instantly. While burns and radiation poisoning were immediate health problems caused by the bombs, the effects of both explosions were felt for years to come. Cancers and other diseases plagued the population in the decades following the attacks. The American government prepared for the possibility of further nuclear attacks. महाशय, जापान अमेरिका की एटम बमों की आग से झुलस कर बिलबिला रहा है। रूस ने मंचूरिया पर फिर से कब्जा कर लिया। जापान की सेनाएं भाग रही हैं। अय्यर साहब, ये समझ नहीं आ रहा आखिर रूस ने धोखे से मंचूरिया पर हमला क्यों किया? जापान के साथ तो उसके संबंध काफी अच्छे थे। रूसी लोगों का दिमाग आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है हबीब साहब। जापानी सेना तो हम देख ही रहे हैं। अय्यर साहब, नेताजी जन्म से आशावादी हैं। हो सकता है वो अभी जापान सरकार से कहे कि रूस से उनका संपर्क कराएं। हमारे नेताजी तो उनकी बुराई सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब तो हमें ये सोचना है कि हमारा फायदा किस बात में है। रूस ने जापान पर हमला कर दिया, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम भी रूस को अपना दुश्मन बना ले। अय्यर, मैं पहले ही जानता था अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर उनका पागलपन सवार है। वो कोई भी गलत काम करने से नहीं चुकेंगे। हम समझ सकते हैं जापान के सामने समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्रीमान, अमेरिका और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहने की हालत हमारी भी नहीं है। वो मैं जानता हूँ। सामान की कमी के कारण हमारी आईएनए युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकती है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। सच तो यह है कि केवल वही सेना हारती है जो खुद को हारा हुआ मान लेती है। लेकिन मान्यवर, हमें सबसे ज्यादा चिंता तो आप ही की है। यदि आप जापान में रहेंगे तो सैनिकों से आप बंदी बनाए जाओगे। मैं तो अपने साथियों के साथ ही रहना चाहूंगा और अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध करने के अपराध में मुझे बंदी बनाया गया और गोली मारने का आदेश दिया गया तो पूरा भारत उठ खड़ा होगा और अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। कैप्टन दिवस, रेजिमेंट की लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी है? नेताजी, सिंगापुर में लगभग 500 लड़कियां हैं। उनमें से कोई भी अपने माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। वो सब अपने फौजी भाइयों के साथ गिरफ्तार होना चाहती है। श्रीमान, वो आपको भी बुला रही है। अभी क्यों? रेजिमेंट की लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई का नाटक खेल रही है। आप चलेंगे तो उन लड़कियों का हौसला बढ़ेगा। ऐसी हालत में क्योंकि बहुत रिपोर्ट मंडरा रही है, मनोरंजन की क्या तुक है? और ये शायद यही सही समय है। मनोरंजन से हमारे दिल और दिमाग हल्के होंगे तो निर्णय लेने में आसानी होगी। चलिए। Say
अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन नेताजी चाहें तो उन्हें हमारी सरकार किसी भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकती है। नेताजी कहाँ जाएंगे? टोक्यो या अन्य कहीं और? हाँ साथियों, क्या निर्णय रहा? जापानी सेना के अधिकारी आए हैं। उनका कहना है कि आपको किसी अज्ञात स्थान पर चले जाना चाहिए ताकि आप उचित अवसर पर आकर पुनः आजादी का संघर्ष प्रारंभ कर सकें। यही सबसे उचित निर्णय होगा। जापान सरकार का प्रस्ताव विचार करने योग्य है। क्या प्रस्ताव है? सिंगापुर में जापानी बम्बर विमान खड़ा है, उससे आप पहले बैंकॉक जाएंगे, उसके बाद सैगोन और फिर उसके बाद आगे के लिए उड़ान भरेंगे। महामहिम, आपकी पूरी सुरक्षा जापान सरकार के हाथ में है। अगर आप चाहें तो रूस अधिकृत मंचूरिया तक जा सकते हैं, लेकिन आप वहां सहज ही रूसियों से संपर्क कर बंदी बना लिए जाने का खतरा उठा सकते हैं। भैया शायद ये ठीक रहेगा। मंचूरिया से आगे मुझे मॉस्को भेज दिया जाएगा और वहाँ मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। लेकिन श्रीमान, आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे? आप, हबीबुर रहमान, कर्नल प्रीतम सिंह और गुजारा सिंह वहाँ मेरे साथ चलेंगे। आबिद हसन और देवनाथ दास को हम बैंकॉक से साथ में लेंगे। जनरल एमजे ज्ञानी हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहेंगे। आप सारी व्यवस्था करवा दें। हमारे सैनिकों के लिए क्या आदेश है मामा? बहुत जरूरी आदेश है, लिखो। मेरे प्यारे वीर जवानों, दिल्ली पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं और दिल्ली पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। और हमारे सैनिकों के लिए क्या आदेश है मामा? और हमारे नागरिकों के लिए बहुत जरूरी आदेश है, वो भी लिखो। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो हमें सहयोग किया है वो भारत के इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। आपके सहयोग से हमारा हौसला बढ़ा है और दुश्मन का हौसला पस्त हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। जय हिंद। आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। साथियों, मैं अपने जीवन में अनेक बार अज्ञात भविष्य की ओर यात्राएं कर चुका हूँ। इस बार एक बार फिर मैं एक अज्ञात लक्ष्य की ओर यात्रा शुरू कर रहा हूँ। मेरा विश्वास करें, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद। सेनानी नेताजी सुभाष पूरे राष्ट्र में आजादी की प्राण वायु का संचार कर अंतर्ध्यान हो गए। जीवन में अनेक रोमांचकारी रहस्यों को जन्म देने वाले महानायक की मौत भी रहस्य बन गई, लेकिन उनके बाद आजादी का शंखनाद इतनी प्रखरता के साथ गूंजने लगा कि दास्तां की लंबी रात के बाद हमने आजादी का सवेरा देखा। हमारे वीर शहीदों, देश का सर्वस्व न्योछावर करने वाले देशभक्तों, सुभाष और गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के आगे अंग्रेजी सत्ता को झुकना पड़ा। लेकिन हमने अनेक खौफनाक मंजर भी देखे। देश के टुकड़े, सांप्रदायिक उन्माद, मारकाट, लूट खसौट, आग की लपटें, खून की नदियां, न जाने क्या क्या। महानायक सुभाष बार बार याद आ रहा है। क्या यही सपना देखा था उसने अपनी प्राण प्रिय भारत माता का? क्या उसकी देशभक्ति के ऊंचे आदर्श, उसके त्याग, तपस्या, साधना, बलिदान, उदात्त जीवन और राष्ट्र के नव निर्माण की संकल्पना कहीं खो गई है? सुनो सुभाष, तुम्हें फिर आना होगा। देश तुम्हें पुकार रहा है। बोलो सुभाष, बोलो। हे मेरे हिंद देश, मैं आ रहा हूँ युवाओं की शक्ति बनकर, राष्ट्रभक्ति की अखंड चेतना बनकर, नव निर्माण का संकल्प बनकर, देश की महानता का उद्घोष बनकर। मुझे पूरा विश्वास है अज्ञानता और भेदभाव की जंजीरें टूटेंगी, अमन और चैन का आनंद घर घर बिखरेगा, वेद और पुराणों के स्वर से सृष्टि महकेगी और एक नए भारत का निर्माण होगा। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए
नए भारत के हर एक बालक में जीवन भरने के लिए फिर से आ रहा है। मां तेरा सुभाष। What a wonderful performance by Team Agnipath. It surely gave all of us goosebumps. Once again, NCC claps. Ready, go! Now I request the Subhash Chandra Bose and also the director of the play, Mr. Chandradeep Khada, to kindly come to the stage for the curtain call. आइए पात्रों से आपका परिचय भी करवा देते हैं। शरद चंद्र और ऐसे अय्यर, संजय व्यास, विभावती देवी, प्रवासी भारतीय, सुरुचि शर्मा, डॉक्टर पंचानन, प्रकाश सैनी, चारूचंद, संदीप कुमार, अंग्रेज अधिकारी, सुशील कुमार, विवेक जाखड़, कमला देवी, कैप्टन लक्ष्मी, मीना केसवानी, मजिस्ट्रेट अकबर शाह, विश्वजोत सिंह, हवलदार 1 AC नामिया, दिलीप सिंह, हवलदार 2 मुराद बिहारी बोस, अरविंद चौधरी, विजेंद्र बोस, मेजर अभिनेता निर्मल नारियल, महेंद्र रावल, मेजर अभिभू राणा, देवेंद्र सिंह, विद्यार्थी प्रियांक शर्मा, जेलर और जापानी अधिकारी प्रियांक चौधरी, मिस्टर धार और जापानी अधिकारी नवदीप रावत, जनता देवेंद्र, संजय, दिलीप, विराट, कोई भी नाटक बैक स्टेज के बगैर अधूरा है, तो बैक स्टेज पे जो टीम हमारे साथ में थी, प्रकाश परिकल्पना में हमारे यहाँ उदयपुर के ही 2 रंगकर्मी साथी हमारे साथ में थे। आप एक बार स्टेज पर आ जाइए दोनों। संगीत और स्लाइड जो ऑपरेशन हो रहा था वो संदीप कुमार ने किया। विवेक जाखड़, दिलीप सिंह, देवेंद्र सिंह, रूप सज्जा असलम पठान, वस्त्र सज्जा हिना केसवानी, सुरुचि शर्मा, सात्विका माथुर, सामग्री संयोजन विवेक जाखड़, विश्वजोत सिंह, वॉइस ओवर सालेह गाजी और विनोद जोशी, मंच प्रबंधन देवेंद्र सिंह, संयोजक नवीन जैन, खारेट और संजय जैन, लेखक महेंद्र जैन। इस कोविड पीरियड में हमने बहुत से हमारे साथियों को खोया है। उनमें से एक हमारे जयपुर के वरिष्ठ नाट्यकार महेंद्र जैन जी और उनकी पत्नी, दोनों का एक ही दिन में 3 घंटे के अंदर कोविड की वजह से देहांत हो गया था। ये नाटक उन्होंने लिखा और राजस्थान बोर्ड के 11th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट में भी इस नाटक को पढ़ाया गया। संगीत प्रभाव वीडियो जो आपने देखा उसको एडिट किया और इस नाटक का डायरेक्शन वो मुझे करने का अवसर मिला। NCC class, ready, go! थैंक यू सो मच। आपने हमारे इस नाटक को बहुत धैर्य के साथ में देखा और हमारी परफॉर्मेंस को आपने अप्रिशिएट किया। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
साथ ही मैसूर कल्चर सेंटर का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमें इस मंच पर आने का एक मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। The people of India fondly remember Netaji Subhash Chandra Bose's unparalleled contribution to the nation. India's most iconic and loved freedom fighter, Subhash Chandra Bose's patriotism, call for freedom, and obdurate refusal has made him a hero. Born on 23rd January 1897, Netaji is also famous for his motivational speeches. His life is full of struggles, which has always taught us to be a better person. Following his path and having an insight to his journey, I now welcome cadets of BNPG Girls College, Udaipur from 5 Raj Girls Battalion to present the skit performance. पुरुष की अनुपम कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिनकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष भारत भू का उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था, 23 जनवरी 1857 को दिन विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। बचपन से ही बौद्धिक विलक्षण प्रतिभा के धनी वाले नेताजी का संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित था। गरम खून से खोल रहे युवा सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती भागीदारी को देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उन्हें युवा नेता घोषित किया गया। ये सर किसी के आगे झुका नहीं, सिवा उसके जो दुनिया बनाने वाला है। ये जिस्म है जिसे तुम मिटा भी सकते हो, पर मेरे ज़मीर की आवाज मिट नहीं सकती, मेरे ज़मीर की आवाज मिट नहीं सकती। कंधे से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। नेताजी ने भारतीय लोगों को अपने देश के प्रति आजादी की भावना को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया तथा उनकी यही उत्साहित करने की भावना को देखकर
अंग्रेज सरकार ने उन्हें 6 महीनों का कारावास दे दिया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से हार नहीं मानी और वे भूख हड़ताल पर बैठ गए तथा कारावास में भी लोगों को प्रेरित करते रहे और नेताजी से हार मानकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक योजना बनाई और 1941 को वे पुलिस को चकमा देकर अपनी मां से विदा लेकर चले गए। माँ मैं जा रहा हूँ, मेरी लौटने की उम्मीद मत करना।